हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। चलिए, आज का जो करंट अफेयर्स और न्यूज़ बना है एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में चर्चा करते हैं। हाल ही में भारत और चीन के मध्य 45 वर्ष बाद किस जगह पर गोलीबारी की घटनाएं हुई है? तो ये लद्दाख के पेंगोंगसो लेक के पास हुआ है। इसको समझते हैं क्या है मुद्दा और ये क्यों है इम्पोर्टेंट एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। तो लद्दाख के पेंगोंगसो लेक के सामने एक चुशूल जगह है। ठीक है, चुशूल एक पठारी क्षेत्र है। ठीक है, प्लेन एरिया है। जो क्या है कि जो पेंगोंगसो लेक है उसके बगल में जो ब्लैक टॉप जो पहाड़ी है उससे यह जगह चीन जो है वो निगरानी कर रहा था, कैमरे लगा रहा था वहां पे, और ताकि ये पठार क्षेत्र जो है उस पर निगरानी रख सके और बाद में इस पे कब्जा कर सके। तो भारतीय सैनिकों ने इसका भाप लिया और इसको ये जो पहाड़ी ब्लैक टॉप है उस पर जाके चढ़ाई कर दिया और वहां से चीनी सैनिक सैनिक का कैमरा वगैरह सब निकाल दिया था। जो हाल की घटना थी, लेकिन आज क्या हुआ है तो चलिए देखते हैं। वहां पर भारतीय सेना जो है वहां मालवाहक जहाज उतरता है कहाँ, यही चुशूल एरिया में। ठीक है, जो ब्लैक टॉप पहाड़ी के बगल में है और वहीं से नॉर्थ में पेंगोंगसो लेक है। तो यहाँ पर क्या है दोस्त कि चीन ने कैमरे लगा रहा था निगरानी करने के इसको कब्जे करने के लिए, ये सब तुम बता चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो काम किया था ये विकास बटालियन द्वारा किया गया था। विकास बटालियन क्या है? स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, जो हाल ही में चर्चा में रहा था। ये एक्चुअली में बना था आजादी से पहले, और ये इसका लिखित प्रमाण कहीं पर नहीं है भारत के संविधान में। और ये फोर्स जो है इसका यूज बहुत बार किया जा चुका है, ये बहुत ही खतरनाक फोर्स माना जाता है। लेकिन भारत ने इसको सैनिक का दर्जा नहीं दिया है, मतलब कोई सेना गुट में नहीं रखा है। तो ये एक तरह से खुफिया सैनिक है समझिए। तो ये चाइना को जो बैकफुट में डाला है उससे चाइना काफी परेशान है, और इसको चाइना सहन नहीं कर पा रहा है इस एग्रेसिव बदलाव का जो भारत ने लिया है। ठीक है, तो हाल ही में दोनों सेनाओं के बीच इस क्षेत्र में फायरिंग हुई है। इसको लेकर चीन ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और फायरिंग किया है, जिसमें हताहत क्या हुई है नहीं हुई है, लेकिन इसमें क्या है कि ऑफिशियल बयान कोई भी देश से जारी नहीं किया गया है। और ऑफिशियल बयान में क्या किया गया है कि चाइना का ग्लोबल टाइम्स जो है, ग्लोबल अखबार चाइना में चलता है, वो चाइना सरकार का ही है। तो उसमें क्या कहा गया है कि भारतीय सेना ने लैक एलएसी, मतलब एलएसी मतलब जो बॉर्डर हम लोग चाइना के साथ रखते हैं एलएसी कहलाता है, और जो पाकिस्तान के साथ रखते हैं एलओसी कहलाता है। ठीक है, तो उल्लंघन किया है। ये चाइना का ग्लोबल अखबार कह रहा है कि भारतीय सेना ने एलएसी का उल्लंघन किया है 45 साल बाद। 1975 के बाद एलएसी में गोलीबारी किया है। एक्चुअली में 1975 के बाद एक डील साइन हुआ था जिसमें जो इस एरिया में जो है ये गोलीबारी नहीं करने का डील साइन हुआ था कि यहाँ पर कोई गोली एक दूसरे पे नहीं चलाएगा। जिसका उल्लंघन जो देश करेगा उसको यूएन में जवाब देना पड़ेगा, संयुक्त राष्ट्र में। तो ये रूल को तोड़ा है, ऐसा कहना है किसका? ये चाइनीज अखबार का, चाइना का सरकार का। और भारत क्या कह रहा है? भारत के विदेश मंत्री जो है, भारत का विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। तो एस जयशंकर ने कहा है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि ये चाइना का जो लोग थे, चाइना का जो सैनिक थे वो हवा में फायरिंग की थी। लेकिन एक्चुअली में ये हवा में फायरिंग नहीं हुआ था, ये सभी जान रहे हैं कि यहाँ पर कुछ हुआ है। तो कोई भी देश ये कहने से ऑफिशियली मना कर रहा है कि यहाँ पर कोई हताहत हुई है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो है यही है न्यूज़। और इसके बाद हम लोग दूसरा न्यूज़ जो है हम लोग शुरू करेंगे। तो इसको देख लीजिए दोस्त, यहाँ पर युद्ध की स्थिति बना है। ये पूरा वर्ल्ड मीडिया कवर कर रहा है कि यहाँ युद्ध होने की संभावना है, ऐसा पूरा न्यूज़ में आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देश का न्यूज़ में हम लोग घुसते हैं। उससे पहले एक और है अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। हाल ही में चीन जो है स्वायत्त प्रांत ताइवान ने चीन का नाम अपने पासपोर्ट से हटा दिया है। ये ताइवान कौन है? ये चीन का पासपोर्ट से अपना नाम क्यों, ये पासपोर्ट से अपना चाइना का नाम क्यों हटा दिया है? तो इसको पहले समझते हैं हम लोग क्या है। तो पासपोर्ट और वीजा समझते हैं क्या है। पासपोर्ट क्या है दोस्त? पासपोर्ट किसी देश का पहचान पत्र है। जैसे हम हमारा आधार कार्ड वगैरह ये सब होता है, वोटर कार्ड, जिससे हम पहचाने जाते हैं कि हम कहाँ से रहते हैं, कहाँ निवास करते हैं, हमारा क्या नाम वगैरह है। उसी तरह पासपोर्ट अगर दूसरा देश में जाएगा तो उसका एक पहचान पत्र होना चाहिए ना, तो वही पासपोर्ट है। ठीक है, ये कौन जारी करता है? ये राजधानी, मतलब राज्य का राजधानी या पोस्ट ऑफिस या बहुत जगह पे ये बन सकता है। ठीक है, इसको बनाने में उतना ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, सभी राज्यों के राजधानियों में तो बनता ही है। ठीक है, इसके अलावा बहुत जगह बनता है। और वीजा जो है दोस्त, ये वीजा क्या है? किसी देश की राजधानी में जहां विदेश मंत्री बैठते हैं उसको एम्बेसी कहते हैं, राजदूत कहते हैं।
जैसे दिल्ली में बहुत सारे देशों का दूतावास बना हुआ है, जहाँ पर विदेश मंत्री, दूसरे देश का विदेश मंत्री जो है आके बैठते हैं। वहां पर उस जगह पर जो है उसको एम्बेसी कहते हैं, उस एम्बेसी द्वारा जारी किया जाता है वीजा। वीजा क्या है? तो वीजा वो एक परमिशन है, एक परमिशन है, मतलब कहने का मतलब एक इजाजत है कि आप मेरे देश में आ सकते हैं। तो जो अमेरिका है दोस्त, वो F1 वीजा और M1 वीजा जारी करता है शिक्षा या स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ने के लिए जो जाते हैं उसके लिए वीजा देता है वो अमेरिका, F1 और ये M1। और उसी तरह से L1 वीजा शायद देता है ये लेबर लोग के लिए, मतलब जो काम करने नौकरी करने जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का वीजा और पासपोर्ट समझ में आया होगा। और उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं कि जो ताइवान है, ताइवान एक देश है दोस्तों, जो क्या है जापान का कब्जे में था। और जापान जब 1945 में जब हिरोशिमा नागासाकी में बम फोड़ा था अमेरिका वर्ल्ड वार 2 के समय, तो क्या हुआ था कि जापान जो है पूरी तरह से हार गया था, और जहां जहां कब्जा था जापान का वहां से छोड़ के अपना देश जापान लौट गया था। तो उसी बीच ये जो है ताइवान क्षेत्र को खाली कर दिया था। और ताइवान क्षेत्र में जो कि चाइना में दो पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और एक था कैमजेड पार्टी, उसके बीच में लड़ाई हो रहा था। मतलब हमेशा सत्ता और विपक्ष में तो होता ही है, तो उसी तरह विपक्ष जो है कैमजेड, वो ताइवान में जाके शिफ्ट हो गया और वहां अपना शासन चलाने लगा। तो इस तरह से ताइवान एक देश के रूप में आज जाना जाता है। कई लोग देश मानते हैं, कई देश जो है इनको देश का दर्जा देते हैं और कई लोग नहीं भी देते हैं। तो ताइवान अपना खुद का देश के लिए जूझ रहा है कि आप ये खुद का देश बनाए, ठीक है। तो इसी बीच क्या हुआ दोस्तों कि चीन के नाम पर उसका पासपोर्ट में जो है रिपब्लिक ऑफ चाइना लिखा हुआ आता था, और चाइना का नाम क्या है? पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो दोनों के बीच में इतना ही डिफरेंस था। तो इस वजह से ताइवान को बहुत जगह में क्या होता था कि वीजा नहीं मिल पाता था ताइवान के लोगों को। क्यों? क्योंकि जानते थे कि ये चाइना से रिलेटेड है, तो इस ये कोरोना वायरस स्प्रेड करेगा, इसलिए। तो क्या किया ताइवान ने अपना पासपोर्ट में जो है ताइवान लिख दिया है, रिपब्लिक ऑफ चाइना जो इनका ओरिजिनल नाम था उसको बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है ताकि वो पता न चले, इस टाइप से। तो रिपब्लिक ऑफ चाइना चाइना का नाम है, और ताइवान का नाम है क्या? पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है चाइना का नाम है, और रिपब्लिक्स ऑफ चाइना जो है वो ये ताइवान का नाम था, ठीक है। इतना ही डिफरेंस था। लेकिन चीन जो है, चीन बोलता है कि नहीं, ताइवान मेरा क्षेत्र है। ताइवान जो है अब पूरा दुनिया को वन चाइना पॉलिसी को मानना पड़ेगा। यही वन चाइना पॉलिसी है, यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में कि स्वायत्त प्रांत जो है चीन का नाम अपने पासपोर्ट से हटा दिया है। तो यहाँ पर ये स्वायत्त क्षेत्र है, मतलब ये स्वतंत्र क्षेत्र है। यहाँ पर ताइवान लोग जो हैं वो चाहते हैं कि ये, हाँ, ये मेरा शासन है और ये मेरा देश है। एक्चुअली में ताइवान का जो है सैनिक है या फिर विदेश विदेश के साथ जो व्यापार है, ये सब चाइना से अलग है। लेकिन फिर भी चाइना ये इसको अपना क्षेत्र मानता है और ये बोलता है कि ये मेरा ही एक आइलैंड है, और ये पूरा जो है ताइवान वो चाइना ही है एक्चुअली में। लेकिन दुनिया जानती है कि क्या है मामला। तो चलिए दोस्तों, दूसरे बात हम लोग करते हैं, कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? बिम्स्टेक का सदस्य कौन नहीं है? तो बिम्स्टेक में पाकिस्तान नहीं है दोस्त। तो बिम्स्टेक में कौन कौन है? बिम्स्टेक एक्चुअली में चर्चा में इसलिए आया था क्योंकि यहाँ चार्टर्ड बनाया गया था। चार्टर मतलब संविधान। जैसे हम लोग का देश जो है संविधान पे चलता है, संविधान में जो लिखा होता है उसी के हिसाब से चलता है। तो उसी तरह सब ऑर्गेनाइजेशन, सारा देशों का संगठन जो है ये एक देश का संगठन है। बताते हैं कौन से देश है। तो इस देश का संगठन में क्या है दोस्त कि ये जो देश है इसमें 7 देश आते हैं, जिसमें से पाकिस्तान नहीं है। इन्होंने चार्टर्ड बनाया, मतलब इन्होंने लिखित एक ब्यौरा तैयार किया है जिसके हिसाब से काम होगा। यहाँ पे कौन सा देश किसके साथ व्यापार करेगा, क्या मुद्दा होगा, किस मुद्दे पे कौन सा सम्मेलन में बात करेगा, ये सब के बारे में, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं कि दोस्त कि इसमें कौन कौन से देश आते हैं। तो बिम्स्टेक में दोस्त कौन कौन से देश आते हैं? तो देखो दोस्त, ये जो है बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसमें 7 देश का समूह है दोस्त। इसका मुख्यालय बांग्लादेश का कैपिटल जो ढाका है, बांग्लादेश का जानते हैं हम लोग, राजधानी ढाका है, वहीं पर इसका मुख्यालय है दोस्त, ठीक है। तो इसमें क्या है दोस्त कि इसमें 7 देश कौन कौन सा? भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, ये सब देश है दोस्त यहाँ पर। इसमें पाकिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अगर साथ में लेकर अगर संगठन का बात करें तो इस संगठन को कहा जाता है सार्क, ठीक है। सार्क देशों का समूह में पाकिस्तान अफगानिस्तान भी है, लेकिन इसमें जो है बिम्स्टेक में पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं है। तो इस तरह का ट्रिकी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप मुख्य रूप से इसको याद कर लीजिएगा दोस्त। जो ये जो बिम्स्टेक का जो अगला जो होने वाला है 8वीं बैठक, वो कहाँ पर होगा? तो वो होगा रसिया में, और ये जो है जनवरी में होने वाला है, ठीक है दोस्त। तो ये मुख्य रूप से आप याद कर लीजिए। और इसके अलावा क्या है दोस्त आज की कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्तमान साक्षरता दर क्या है? एक्चुअली में स्टैटिकल जो है दोस्त, स्टैटिकल
भारत का स्टैटिकल ऑफिस जो है, तो देखो भारत के सांख्यिकी मिनिस्ट्री जो है दोस्त, इसमें क्या किया गया, भारत का साक्षरता दर निकाला गया है रिपोर्ट। एक्चुअली में 8 सितंबर को जो है ना विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो विश्व साक्षरता दिवस मनाने से जिस दिन मना रहा है उससे पहले क्या किया है कि 7 दिसंबर को जो है ये स्टैटिकल सांख्यिकी कार्यालय जो भारत का है वो रिपोर्ट जारी किया है कि भारत में साक्षरता दर कितना है। ये 8 सितंबर में जो विश्व साक्षरता दिवस मनाता है दोस्त, ये यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में इसका स्थापना हुआ था, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। ठीक है दोस्त, तो इसमें क्या कहा गया है कि भारत का जो आबादी है उसमें से 77.7% जो है साक्षर है, मतलब पढ़े लिखे लोग हैं। ये सर्वे किस पे किया गया है, 7 साल से ऊपर के व्यक्ति पे किया गया है। ठीक है, 7 साल के ऊपर से जो भी आयु के लोग हैं वो लिख पढ़ पाते हैं कि नहीं, इस पे रिसर्च किया गया और निकाला गया। एनएसओ, नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है दोस्त, ये निकालता है ये रिपोर्ट। और इसमें क्या कहा गया है कि 77 तो है ये भारत का जो है, और शहरी क्षेत्रों में है 87%। ठीक है, और रूरल एरियाज में जो है 73.5% जो है ये साक्षरता दर मापे गए हैं। वहीं पर पुरुषों का जो साक्षरता दर है भारत में वो 84.7% है। महिलाओं का जो साक्षरता दर है वो है 70.3%। और इस लिस्ट में केरला जो है टॉप मारा है दोस्त, 96.2% जो है इसका साक्षरता दर है केरला में। मतलब सभी लोग पढ़े लिखे माने जा रहे हैं इस आंकड़े के हिसाब से। ठीक है दोस्त, तो आंध्र प्रदेश जो है इस लिस्ट में सबसे लास्ट आया है, और यह जो है 2018 जुलाई 2018 तक के जो डाटा प्राप्त हुआ है, जो आंकड़ा प्राप्त हुआ है उसके हिसाब से ये रिपोर्ट तैयार किया गया है। ठीक है दोस्त, अब क्या कितना बढ़ा है वो नहीं बढ़ा है, अगला जो रिपोर्ट आएगा उसमें जारी किया जाएगा। तो ये रिपोर्ट जो है महत्वपूर्ण है दोस्त, और इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है। हाल ही में भारतीय विदेश मुद्रा रिजर्व, जो भारतीय विदेशी मुद्रा रिजर्व जो है दोस्त, वो सर्वोच्च रिकॉर्ड बनाया है। मतलब विदेशी मुद्रा क्या है, फॉरेक्स, मतलब फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी इंडिया का जो है वो सबसे ज्यादा हो चुका है। क्यों हुआ है समझते हैं इस मुद्दे को, कैसे क्या है। तो 541 पॉइंट जो 431 बिलियन डॉलर है, यह भारतीय विदेशी मुद्रा का भंडार अभी भारत में है। भारतीय विदेशी मुद्रा जो है वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, मतलब हम लोग जो फॉरेन रिजर्व है वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो वो है गोल्ड। एसडीआर, एसडीआर मतलब होता है स्पेशल ड्राइंग राइट। इसमें 5 मुद्राएं आते हैं, जिसमें से कौन कौन है, जिसमें से डॉलर है, पाउंड स्टर्लिंग है, और येन है जापान का। ठीक है, ये सॉरी जापान का येन है, और रेनमिनबी जो है वो चीन का है, और यूरो जो है फ्रांस का है। ये सब मुद्राएं डब्ल्यू ये एम ये वर्ल्ड मॉनेटरी फंड में जो है एक्चुअली में ये है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो बैंक है दोस्त, पूरा इंटरनेशनल बैंक, उसमें ये 5 मुद्राओं का, ये 5 करेंसी को मान्यता प्राप्त है। उस करेंसी को से मिलकर बना होता है, गोल्ड से मिलकर बना होता है। और क्या होता है, फॉरेन एसेट्स, जैसे फॉरेन एसेट्स मतलब कोई देश से लेटर लिया गया है, मतलब जैसे पैसों में यहाँ कारोबार नहीं होता, चेक में कारोबार होता है ना, जैसे लोगों के बीच में, उसी तरह देश के बीच में एक बॉन्ड की तरह एक लेटर जो है इस तरह से डील होता है। ठीक है, तो वो एसेट्स कहलाता है। और यहाँ इसमें क्या है दोस्त कि इसमें जो है भारत का कितना हिस्सा है आईएमएफ में, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसमें भारत का कितना हिस्सा है, 2.7%, इसमें ये भी शामिल है। तो ये टोटल मिलाकर फॉरेक्स कहा जाता है, भारतीय मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार कहा जाता है। तो ये क्यों कम हुआ है, क्यों ये मतलब ये क्यों ज्यादा हो गया है, तो इसके पीछे कारण हम लोग बताते हैं दोस्त कि डॉलर का ओवरफ्लो, डॉलर जो है हम लोग के पास ज्यादा हो गया। क्यों ज्यादा हो गया, क्योंकि अभी सामान खरीदा नहीं रहा है। ठीक है, इंपोर्ट रोक दिया गया है, क्योंकि इंपोर्ट कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, लोग के पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए, तो बाहर से सामान क्यों मंगाएंगे। तो ऑब्वियसली डॉलर जो है बढ़ रहा है, और हम लोग जो दवाई है जो भारत सरकार सभी देशों को पहुंचाया, उससे जो डॉलर आया है, उससे जो विदेशी मुद्रा आया है वो तो है ही। तो इसलिए ये क्या किया गया है, इंक्रीज कर दिया। क्यों, क्योंकि डॉलर आउटफ्लो डिक्रीज कर दिया, मतलब डॉलर का जो बाहर जाना है वो कम हो गया है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मुद्रा भंडार तो बढ़ ही गई, कंजप्शन कम हो गया है, मांग जो है कम हो गया दोस्त। अब मांग कम होने के कारण ही क्या हुआ, जीडीपी गिर गई है। हम लोग जानते हैं जीडीपी हाई करने के लिए क्या करता है, मांग को बढ़ाना पड़ेगा। अगर लोगों के पास पैसा होगा तो ज्यादा डिमांड होगा, ज्यादा डिमांड होगा तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगा। जीडीपी क्या है कि एक्चुअली में जितना सामान बना रहा है एक देश के अंदर में, और उसका जितना कीमत हो रहा है, उसी को हम लोग जीडीपी कहते हैं। ठीक है दोस्त, तो मुख्य रूप से समझ में आया होगा जीडीपी क्यों बढ़ा और ये फॉरेक्स क्यों बढ़ा और जीडीपी क्यों घटा। ठीक है दोस्त, संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित होगी,
तो ये रसिया में आयोजित हो गया, और यहाँ पर जो मॉस्को में आयोजित हो गया, रशिया का राजधानी मॉस्को है, तो यहाँ पर जो है रूबल यहाँ का करेंसी है। तो राजधानी मॉस्को में ये आयोजित हो रहा है। संघाई सहयोग संगठन का विदेश मंत्रियों का बैठक आयोजित हो रहा है, और ये रक्षा मंत्रियों का बैठक जो हुआ था आयोजित, वो हो चुका है। तो इसमें जो है चाइना का जो विदेश मंत्री है बहुत ही इंतजार कर रहा है भारत का, कि यहाँ भारत आएगा तो यहाँ पर बात होगा ये LAC के मुद्दे पे। और मतलब ये भारत जो है बात करना नहीं चाह रहा है। क्या है मुद्दा, समझते हैं दोस्त क्या हुआ है इसमें, कि राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री जो है वो वापस आ रहा था, कहाँ से, मॉस्को से, क्योंकि रक्षा मंत्रियों का बैठक समाप्त हो चुका है, विदेश मंत्रियों का बैठक होने वाला है। तो एस जयशंकर जो विदेश मंत्री है वो यहाँ से जा रहे हैं बैठक में। तो क्या है कि दोस्त कि ये जाते वक्त विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री आते वक्त दोनों ईरान में रुक गए, ठीक है, दोनों ईरान में उतरे। क्यों, ईरान में स्ट्रेटिकल है कि मतलब ईरान के साथ जो है अमेरिका जो है हमेशा द्वंद्व छिड़ा रहता है, कि ईरान से जो व्यापार करेगा उसके साथ उसको काटसाइट लगा देगा, उसके साथ व्यापार नहीं करेगा, अमेरिका धमकी देता है। तो उसी के खिलाफ जाके यहाँ पर जो है चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना के साथ ईरान डील ना करे, भारत के साथ करे, इसलिए यहाँ पर बात करने के लिए ये लोग यहाँ पर गए हैं। तो ये मुख्य रूप से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्त, इस पूरा वर्ल्ड मीडिया इसको कवर कर रहा है इस घटना को, तो इसलिए आपके लिए ये जरूरी हो जाता है, ठीक है दोस्त। और इसके अलावा हम लोग बात करें क्या न्यूज बना है, तो इसके अलावा जो न्यूज है दोस्त वो किस इस तरह से, नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, ठीक है दोस्त। तो ये क्या है, इसको पूरा हम लोग अच्छे से समझते हैं, ठीक है। ये कौन मनाता है, ये UNGA मनाता है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली मनाता है, मतलब पॉल्यूशन फ्री एयर फॉर द ब्लू स्काई, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पॉल्यूशन फ्री करने के लिए, ठीक है, पॉल्यूशन फ्री करने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, इसको याद करने के लिए, क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, ठीक है। तो ये भारत द्वारा मनाया जा रहा है 7 सितंबर को। एक्चुअली में ये UN के द्वारा मनाया जाता है, लेकिन भारत के ये क्या कंट्रीब्यूशन है, भारत का क्यों चर्चा आया है और ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके पीछे कारण ये है कि भारत जो है दोस्त, ये फ्रांस में जो है क्या बोला था, कि फ्रांस में बोला था कि हम लोग जो है ये 122 जो प्रदूषित शहर है भारत में, सबसे प्रदूषित शहर, वहां एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार करेगा, और इसके लिए एक एप्लीकेशन भी बनाया था भारत। कब बनाया था, 2014 में, ठीक है दोस्त। तो इसमें क्या किया था कि ये समीर नाम का एप्लीकेशन बनाया था। ये समीर नाम का एप्लीकेशन जो है किसी भी शहर में जो है वायु प्रदूषण का जांच करता है, मतलब एयर पोल्यूशन का जांच करता है, किन पैरामीटर्स पे, किन बेसिस पे। तो पहला है ओजोन। ओजोन कहाँ पर रहता है दोस्त, ओजोन ऊपर में रहता है, हम लोग जानते हैं, यूवी किरणों को आने से धरती पर रोकता है, हम लोग को बचाता है। लेकिन एक ओजोन जो है O3 जो है वो वायुमंडल में पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि दोस्त बहुत सारे लंग्स से रिलेटेड बीमारी होता है। तो ओजोन 2 प्रकार का होता है, एक ऊपर में जो होता है और एक हम लोग को एयर में भी मिला होता है। तो ये ओजोन की मात्रा कितना है, इस पे ये डिपेंड करता है। ये एप्लीकेशन ये देखता है PM पार्टिकुलेट मैटर्स जो है दोस्त, जो बहुत ही घातक सिद्ध होता है कैंसर के लिए और ये दमा वगैरह का पेशेंट के लिए। तो ये जो है PM10 और PM2.5 जो है, इसका पार्टिकल जो है वायु में कितना है, उस पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है दोस्त हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या करता है, ये कार्बोक्सिक हीमोग्लोबिन बनाता है। और ये कार्बोक्सिक हीमोग्लोबिन जो है दोस्त वो ब्लड में जो है मतलब हम लोग का हवा का जो मतलब ऑक्सीजन का जो प्रभाव है उसको रोक देता है, और जो है आदमी का तुरंत डेथ हो जाता है। जैसे कोई कमरे में लकड़ी वगैरह जला के या कोयला वगैरह जला के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ठीक है दोस्त। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, और जो है अमोनिया, और जो है PB मतलब लेड, जो गाड़ी जो चलते हैं उससे धुएं से निकलता है लेड। तो ये सब 8 पैरामीटर से जो इसको मतलब ध्यान में रख के ये ऐप एयर क्वालिटी इंडेक्स में जांच करेगा। ये सब इंपॉर्टेंट था दोस्त, तो ये सब आप याद रख लीजिए, या फिर आप लिख सकते हैं इसको वीडियो को पॉज करके रिवर्स चला के। ये एग्जाम में इसी से क्वेश्चंस आते हैं दोस्त, ठीक है। हाल ही में पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, ठीक है, सोलर अलायंस का जो सम्मेलन हुआ है, जो इसमें क्या हुआ है, समिट हुआ है, इसमें क्या हुआ है दोस्त कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा जिसका मुख्यालय क्या है दोस्त, जिसका मुख्यालय है गुरुग्राम दिल्ली में है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है बताते हैं अभी थोड़ा सा। प्लस सोलर एनर्जी, जैसे कोई डिवाइस होता है जो धूप में रख देने से चार्ज हो जाता है, तो वो क्या है, सोलर पैनल उसमें लगा होता है, उसके वजह से। तो सोलर केवल उतना ही नहीं है दोस्त, सोलर का बहुत ज्यादा यूज है, और बहुत बड़ा बड़ा सोलर प्लेट लगाया जाता है सोलर एनर्जी के लिए। इसको रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, मतलब नवीकरणीय संसाधन, मतलब ये खत्म नहीं होगा कभी, ठीक है, और ये पॉल्यूशन भी नहीं फैलाएगा। तो इस पे सारा देश दुनिया काम कर रही है, और भारत ने क्या किया है दोस्त,
तो यहाँ पर जो है ये शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है दोस्त, और ये एक्चुअली में वेबिनार के थ्रू हुआ था, सेमिनार नहीं हुआ था। सेमिनार का मतलब लोग वहाँ प्रेजेंट होंगे, और वेबिनार का मतलब अपना इंटरनेट फोन के माध्यम से कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये वेबिनार हुआ था, मतलब कोई एक दूसरे के सामने नहीं आया था, लेकिन सब कनेक्ट हुए थे। तो कितना कनेक्ट हुए थे? 26,000 वैज्ञानिक कनेक्ट हुए थे, 149 देशों से कनेक्ट हुए थे। जब सोलर अलायंस का स्थापना किया था भारत दोस्त, तो इसमें कितना देश शामिल हुआ था? तो इसमें 121 देश शामिल हुआ था। 2015 में इसका स्थापना किया था भारत इसका अगुवाई करते हुए स्थापना किया था, जिसमें 121 देश ही शामिल हुआ था। लेकिन देखिए दोस्त, इसमें कितने लोग पार्टिसिपेट किए हैं? तो 149 देश के 26,000 वैज्ञानिकों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्त। पेरिस क्लाइमेट डील के तहत भारत ने क्या बोला था कि हम लोग 175 गीगाहर्ट्ज रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, और नवीकरणीय मतलब ऊर्जा का स्रोत पैदा करेंगे। उसमें क्या है कि दोस्त, जुलाई 2020 तक 35 गीगाहर्ट्ज प्रोड्यूस किया जा चुका है, ठीक है दोस्त। और यहाँ पर क्या है कि जो अडानी ग्रुप है, ये अकेले 25 गीगाहर्ट्ज उत्पादन किया है, और भविष्य में जो है 2022 तक जो है गीगाहर्ट्ज कितना 175 गीगाहर्ट्ज प्रोड्यूस करने का दावा किया है भारत ने। और क्या किया है कि 100 गीगाहर्ट्ज जो है सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस करेगा, और बाकी का जो है वो किससे करेगा? 60 जो गीगाहर्ट्ज है उससे करेगा एयर से, मतलब पवन शक्ति से, पवन को चला के जो जहाँ पर हवा चलती है राजस्थान वगैरह में, वहां से जो है एयर के थ्रू ये 60 गीगाहर्ट्ज बिजली पैदा करेगा, और 5 जो है 10 जो है बायोगैस से, और 5 जो है इधर उधर से पैदा करेगा, ठीक है। तो 175 गीगाहर्ट्ज इसको बोलते हैं इंटरनेशनली इंटेंडेड डिटरमाइंड गोल्स, टारगेट्स जो है, ये टारगेट्स जो है सभी देशों ने लिया था। तो भारत ने 175 गीगाहर्ट्ज 2022 तक बिजली प्रोड्यूस करने का दावा किया था रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू, ताकि पॉल्यूशन ना हो, ठीक है। तो इसके अलावा जो सोलर अलायंस है, जिसका स्थापना 2015 में हुआ था गुरुग्राम में, जो इसका मुख्यालय है, वो क्या किया था? एक और इनिशिएटिव लिया था, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इसमें क्या है कि दोस्त, मतलब जो इक्वेटर जो है, इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा के सामने में जो देश है, उसमें सन एनर्जी मतलब सूरज का रोशनी वहां ज्यादा पड़ता है। तो वहां से मतलब सोलर सिस्टम डेवलप करने के लिए पूरा एक लंबा सा बेल्ट बनाने का, उत्तर से लेके ईस्ट से लेके वेस्ट तक एक सोलर ग्रिड बनाने का ये संकल्प किया था भारत ने। $10 बिलियन का मतलब निवेश किया था, $10 मिलियन का बजट बनाया था दोस्त। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। और इसके अलावा क्या है दोस्त कि हाल ही में डेविड एटनब्रो जो है, डेविड एटनब्रो बीबीसी के प्रवक्ता हैं, और ये नेचर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री करते हैं। मतलब जो न्यूज रिपोर्टर हैं, जो वो नेचर के बारे में बताते हैं, नेचर से रिलेटेड सभी चीजें, प्रदूषण, पॉल्यूशन, ये सब बताते हैं। तो उन्हें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है, 2019 का दिया गया है सम्मान, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 25 लाख रुपया मिलता है और एक पत्र मिलता है, ठीक है दोस्त। तो इंदिरा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है, 19/9/2019, ठीक है, 19 लिखा गया, 19/9/2019, सॉरी 1919। तो इसमें इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 2084 को, इनका एसिसिनेशन हो गया था, ठीक है। और जो है उन लोगों को दिया जाता है ये, जो देश और दुनिया के अंदर शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और पर्यावरण को सही करने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं, ठीक है दोस्त। इसके अलावा इसके अलावा इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रिटी एक अलग अवार्ड है दोस्त, वो 31 अक्टूबर को के दिन ही दिया जाता है। ये राष्ट्रीय एकता के लिए दिया जाता है, जिसको प्रसाद भट्ट को मिला है, चंडी प्रसाद भट्ट को इस बार मिला है दोस्त। इसके अलावा अगर आगे हम लोग न्यूज का बात करें दोस्त, तो क्या है कि हिमाचल प्रदेश ने राज्य सड़क परिवर्तन में सुधार के लिए वर्ल्ड बैंक दोस्तों जानते हैं हम लोग, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। उसके साथ क्या किया है? $82 मिलियन का ऋण लिया है। कौन? हिमाचल प्रदेश। क्यों लिया है? क्योंकि ताकि इसमें जो है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में रूरल एरिया और जो अर्बन एरिया क्षेत्रों में जो है वो 2022 तक और 2024 तक मतलब नल से पानी जो पहुंचाने का कार्य है, उसमें ये किया है, इसमें यूज करेगा, ठीक है दोस्त। तो इसका स्थापना, वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ था 1944 में, और इसकी मुख्यालय जो है वो जानते हैं हम लोग वाशिंगटन डीसी में। ये IBRD और IDA संगठन मिलकर वर्ल्ड बैंक कहलाता है। और ये सब जानकारी अगर अच्छा लगा होगा दोस्त, तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए, और ये वीडियो के साथ बनते रहिए। अगर कम समझ में आया है तो अगले बार ज्यादा समझ में आएगा, उससे अगले बार ज्यादा समझ में आएगा, और अगर कुछ दिन देखोगे तो इसको क्या है कि पूरा समझ में आने लगेगा, और आपको करंट अफेयर्स याद नहीं करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स में कुछ बोलना हो तो कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर।